सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। आज 30 जनवरी है और आप सभी को पता है कि ये जो सेशन है मंडे टू सैटरडे होता है। 5 AM सीरीज़ आपका संडे को नहीं होता है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको IAS एग्ज़ाम के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग ऑप्शनल करंट अफेयर्स आई एम टेकिंग। 4 फरवरी से आपका जो नया करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि हर महीने आपका लॉन्च होता है। बहुत सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हो रहे हैं 2021, 22, 23, बाइलिंगुअल, प्रीलिम से स्पेसिफिक कोर्स, वीकेंड कोर्स। तो आप सभी का हिस्सा बन सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, unacademy.com में जाएँ, UPSC CSC सेलेक्ट करें। वहाँ पे आप UPSC GS और ऑप्शनल कंबाइंड चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड SP Live। जैसे आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। डिस्कस करते हैं पहला जो टॉपिक है। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये द वीक में आपकी द वीक मैगजीन में आया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नियरिंग लैंड मोर एक्सेप्ट इन अटलांटिक। तो ये एक आपकी एक स्टडी पब्लिश हुई है और इसमें अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में प्रश्न आपके बन भी सकते हैं। बेसिक प्रश्न भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट फॉर्म ओवर अटलांटिक ओशन और द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन आर कॉल्ड हरिकेन्स। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐसे साइक्लोन्स हैं जो कि ट्रॉपिकल कंडीशंस में आपके बनते हैं। जैसे इक्वेटर के 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में नहीं बनते, बिकॉज वहाँ पे कोरोलिसिस फोर्स बहुत कम है। और दूसरा, इक्वेटर के इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ जो कंडीशंस प्रिवेल्ड हैं वहाँ पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, जिनके लिए उनको 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो साइक्लोन्स आपके बनते हैं, जैसे अलग अलग फॉर्म्स के साइक्लोन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात करो, या फिर अगर आप ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात करो तो वहाँ पे जो साइक्लोन्स बनते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और जो आपका अटलांटिक ओशन का रीजन है, वहाँ जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम हरिकेन्स कहते हैं। जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम वी कॉल देम एज टाइफून्स। इंडियन ओशन रीजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम इन जनरल साइक्लोन्स कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट फॉर्म इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक आर कॉल्ड टाइफून्स। स्टॉर्म जनरली मूव वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द ट्रॉपिक्स। सो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कई सारी आपकी स्टडीज़ हुई हैं और जो स्टडी पब्लिश भी हुई है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्ट अटलांटिक हरिकेन्स आर मूविंग क्लोजर टू लैंड इन रिसेंट डिकेड। दे आर मूविंग क्लोजर टू लैंड। उनको टाइफून्स भी वी कॉल देम। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उनकी जो दे हैव बीन मूविंग वेस्टवर्ड, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो मूव करते हैं 18 माइल्स पर डिकेड के हिसाब से। ये मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है साइक्लोन्स का वो लैंड की तरफ हो रहा है। मे बी जो लेवल है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ये एक फैक्टर बन सकता है। कई सारी पहले भी स्टडी हुई हैं जिसमें हाईलाइट किया गया है कि मोस्ट इंटेंस स्टॉर्म्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर और मजबूत हो रहे हैं। जो साइक्लोन्स जो बन रहे हैं वो और ज़्यादा पावरफुल आपके हो रहे हैं, बिकॉज जो उनको कंडीशन है वो इजीली मिल पा रही है और वो कंडीशन जो उनके बनने की है वो और समय तक प्रिवेल रहती है, तो और ज़्यादा पावरफुल ये साइक्लोन्स आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो थर्ड पॉइंट है कि स्टॉर्म जनरली मूव वेस्ट टू ईस्ट, तो ये ईस्ट टू वेस्ट है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सो जो आंसर है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्ट ट्रीटी। ये भी आपका काफ़ी न्यूज़ में है, अगर आप देखोगे तो न्यूज़ आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड में, तो ये न्यूज़ आपकी आई थी और इसमें ये बायलैटरल ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक के बीच में। ये बायलैटरल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन नॉट ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको कि ये जो बायलैटरल ट्रीटी है यूनाइटेड नहीं, तो ये बायलैटरल ट्रीटी USA के बीच में और USSR के बीच में, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय काफ़ी टेंशन शुरू हो गई थी और इसमें इन्होंने कोशिश की कि जो भी आर्म्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि उससे और अधिक टेंशन
इंक्रीज़ होगा, वॉर की सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये एक एरिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए और ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात चल रही है, क्योंकि फरवरी 2021 में जो ट्रीटी साइन हुई थी तो वो आपकी एंड हो रही है। सो नई स्टार्ट ट्रीटी की साइन करेंगे नहीं करेंगे, ऑलरेडी ओपन स्काई ट्रीटी से दोनों देश बाहर हो गए, उसके बाद और भी कई ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये ट्रीटीज़ ही इनके एक्शन को कंट्रोल करती थी, अगर ट्रीटी साइन नहीं होती है या नई साइन नहीं होती तो क्या अगर टेंशन होगा, तो ये जो ऑफेंसिवनेस है या मिलिट्री पावर को अपने एक दूसरे के मिलिट्री पावर को ओवरकम करने के लिए अपने मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करेंगे कि नहीं, ये सब देखने की चीज़ है। तो पहला स्टेटमेंट में आपका ये यूएसए होगा, बाकी दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर इज 2 and 3। नेक्स्ट है बेलागावी, कारवार एंड निपानी इन न्यूज़ रिसेंटली। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, किस स्टेट में है? तो ये डिस्प्यूटेड एरिया कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। देखो अगर आप इस मैप को भी देखोगे, सो बेलगाम जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पहले जो पार्ट था, बेलगाम जो है इट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, और यहाँ पे बहुत सारे मराठी स्पीकिंग पीपल रहते थे। बाद में 1956 में ये इनकॉर्पोरेट किया गया, न्यूली फॉर्म्ड मैसूर स्टेट का ये हिस्सा बन गया है। मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन बेलगाम में है, खानपुर में है, निपानी में है, नॉर्थ कर्नाटका रीजन में, वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी महाराष्ट्र में इंक्लूड किया जाए, और इस वजह से आपका डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो 80% जो पॉपुलेशन है बेलगांव खानपुर तालुका, वो ज़्यादातर मराठी स्पीकिंग है। सो इस वजह से डिस्प्यूट भी आपका एराइज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र में इंक्लूड किया जाए। सो द आंसर इज कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बिल के ऊपर द हिंदू में भी न्यूज़ आपकी आई थी। सो इट इज़ फॉर द रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ स्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ मिसिंग पर्सन, विक्टिम्स, ऑफेंडर्स अंडर ट्रायल्स एंड अननोन डिसीज्ड persons, expanding the application of DNA based forensic technology to support and strengthen the justice delivery system of the country, establishment of national and regional DNA डेटा बैंक। अब देखो ये बिल पहले भी अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ में काफ़ी था, और इस समय भी इसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। इस वजह से ये भी आपका लगातार न्यूज़ में है। ऑल इंडिया मजलिस उल मुस्लिमीन प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने डिसेंट नोट फाइल की है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन इस बिल के ऊपर। उनका ये कहना है कि डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट देयर कंसर्न और प्राइवेसी वायलेशन, है ना, उनका जो प्राइवेसी वायलेशन है वो आपका अफेक्ट हो रहा है। दलित, मुस्लिम्स और आदिवासी इसको टारगेट किया जा रहा है, उनका डीएनए सैंपल कनेक्ट किया जाएगा। ये बिल प्रपोज करता है डीएनए सैम्पलिंग और प्रोफाइलिंग ऑफ द सिटीजन्स एक्यूज्ड। यहाँ पे मेनली जो क्राइम है, तो जैसे जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका डीएनए सैंपल एक स्टोर रहना, अगर वो फ्यूचर में क्राइम करते हैं तो उससे इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिटीजन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम और रिपोर्टेड मिसिंग स्टोरिंग देयर यूनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए किया जाए। और अगर कोई स्टेटरी पर्पज़ नहीं होगा, मतलब एक स्टेटरी फ्रेमवर्क, कोई लॉ नहीं आपका बनेगा, तो उसमें क्या है, प्रोटेक्टिंग द राइट टू प्राइवेसी, दिस बिल विल कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू राइट टू प्राइवेसी। मतलब अगर आप लॉ के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए क्लॉज लेकर नहीं आते हो तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को भी अफेक्ट कर सकता है। बट काफ़ी सारे इसके अंदर क्लॉज हैं जिसके तहत प्राइवेसी को ध्यान दिया जा रहा है। ये 2019 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसको कमेटी को रिफ़र कर दिया गया था, और कई सारे पॉइंट्स उस पर हाईलाइट भी किए थे। और इसको डीएनए प्रोफाइलिंग बिल इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज इट कुड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़ विद द प्राइवेसी। इंडिविजुअल का जो प्राइवेसी है दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे ये कुछ इसके प्रोविजंस हैं, तीनों ही चीज़ें सही। जैसे नेशनल रीजनल डीएनए बैंक, डेटा बैंक बनेगा जिसमें डेटा स्टोर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट स्ट्रेंथन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, मतलब क्रिमिनल्स को इजीली आइडेंटिफाई करना और उनके डीएनए को स्टोर करना, उस बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई करना, तो इसलिए ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी हेल्प करेगा। इट इज़ रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे कि कोई भी पर्सन मिसिंग है, विक्टिम है, ऑफेंडर है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो आंसर इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस
वायरस म्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस पे न्यूज़ भी आई है। वायरस म्यूटेशन का मतलब क्या है? जैसे अगर सपोज करो SARS-CoV-2 है, तो इसकी ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर ही आपको कई सारे आपके जो म्यूटेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे D614G म्यूटेशन इसमें देखने को मिला था। कल मैंने आपसे साइंस टेक डेली 10 AM में जो होता है इसी चैनल पे, वो हमने डिस्कस किया था। आज भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे 10 AM साइंस टेक डेली सेशन में। और यहाँ पे वायरस म्यूटेशन की बात की जाए तो वायरसेस कैरी अ जेनेटिक कोड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर DNA और RNA. They are enzymes in cells to correct RNA errors. There are enzymes in cells to correct RNA errors. RNA virus accumulate more genetic changes than DNA virus. तो यहाँ पे देखो हमारे सभी के जो सेल है वो मतलब सभी की जो बॉडी है सेल की बनी होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम में आपका DNA के अंदर जीन्स होती हैं, और ये जीन्स में सर्टेन चेंजेस होंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। तो ये जो म्यूटेशन अगर होता है, इवन जो वायरस है, वायरस के जीन में सर्टेन चेंजेस होंगे। जैसे D614G है तो इसमें आपको चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में देखने को मिलते हैं, उसकी जो सब यूनिट है S1 और S2, तो वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, तो ये जो नए वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं इनको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है। आपकी वैक्सीन किसी और के लिए है, और जो चेंज्ड वायरस है या उसका जो वेरिएंट है वहाँ पे अगर देखोगे तो फिर एक दूसरी आपको दवा या वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रिवेलेंट वायरस है उसके खिलाफ जो प्रेजेंट वैक्सीन है दैट विल नॉट वर्क। तो यहाँ पे वायरस कैरी जेनेटिक कोड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। RNA DNA बेस्ड वायरस आपके होते हैं। RNA वायरस एक्यूमुलेट मोर जेनेटिक चेंजेस देन DNA, ये भी फैक्ट है। देयर आर नो एंजाइम्स इन द सेल्स टू करेक्ट RNA एरर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो द आंसर इज B, दैट इज 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज, इट इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ stock owing primarily to technical factors in the market rather than underlying fundamental. It can occur when there is a lack of demand and an excess of supply for the stock. Result when short sellers of a stock move to cover their position, purchasing large volume of stock related to the market volume. तो शॉर्ट स्क्वीज एक टर्म है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो पहला जो स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक के प्राइस में तुरंत इंक्रीज होना, और जो डिमांड सप्लाई का बेसिस तो होता ही है, मतलब जो एक अंडरलाइंग फंडामेंटल है उस बेसिस पर नहीं, बट कुछ टेक्निकल फैक्टर्स है उस वजह से सडन प्राइस में राइज होता है। इट कैन ऑकर व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ डिमांड। इट कैन ऑकर व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नॉट डिमांड बट ऑफ अ सप्लाई। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, तभी तो प्राइस आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे सप्लाई की बात करोगे तो देयर इज़ अ लैक ऑफ सप्लाई, डिमांड की बात करोगे तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ डिमांड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। रिजल्ट व्हेन शॉर्ट सेलर्स ऑफ अ स्टॉक मूव टू कवर देयर पोजीशंस परचेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। अब जो भी आपके स्टॉक है उनको खरीदने की कोशिश करते हैं जिससे कि मार्केट में बने रहें, तो एकदम सडन डिमांड अगर बढ़ जाए, सप्लाई कम होगी तो सडन प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना शॉर्ट स्क्वीज़ क्या है। तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज़ 1 and 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे CNN बिजनेस में ये न्यूज़ भी आपकी आई है, लेटेस्ट गेम स्टॉप कंपनी, यहाँ पे मतलब इसी पे रिलेटेड ये न्यूज़ भी है, दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स इवेल्युएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान रैंक द टॉप 3 फॉर देयर सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ द पैंडमिक। परफॉर्मेंस वाइज एशिया पैसिफिक बेस्ट, अमेरिकन वर्स्ट। यहाँ पे ये जो इवेल्युएट की जाती है दैट इज़ नॉट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बाय सिडनी बेस्ड थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट, ठीक है, LOW लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका किया जाता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कौन करता है ये ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान टॉप 3 में है और ये आपके नीचे हैं। इस पे अगर करेक्ट स्टेटमेंट देखोगे तो आंसर इज दैट इज़ 3। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक ज़रूर करें। 10 AM का जो सेशन है 10 AM का साइंस टेक डेली, उसको देखना नहीं भूलना है, एक हैबिट डेवलप करना है।
इंपॉर्टेंट साइंस टेक के टॉपिक्स रहेंगे। और ये मंडे टू सैटरडे आपका 5 AM का सेशन होता है, संडे को आपका सेशन नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।